तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हाउसेस के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस जो होते हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक चीज़ों के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हाउसेस होते हैं यानी 12 जो घर होते हैं उनका मतलब क्या होता है। बेसिक चीज़ों पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसके हाउसेस की जो एडवांस चीज़ें होती हैं आपको उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं आते होंगे यानी आपको जो छोटी जो मेन चीज़ें हैं हाउसेस की अगर वो ही समझ ना आए कि उनको पढ़ा कैसे जाता है तो आपको एडवांस चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मेरी इस चैनल के ऊपर कोशिश यही होती है कि आप अपना चार्ट या अपना हाथ खुद देख सकें। यानी आप इतने काबिल होने चाहिए कि आपको अपना हाथ या अपना जो एस्ट्रोलॉजी का जो बर्थ चार्ट होता है जिसे कुंडली भी कहते हैं वो खुद से पढ़ सकें ताकि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास ना जाना पड़े। तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बेसिक रूल बता दूं एस्ट्रोलॉजी का कि चार्ट देखने के लिए आपको चार चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है कि हाउसेस, आपको हाउसेस का मतलब पता होना चाहिए जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि 12 ज़ोडिएक जो साइंस है उनका क्या मतलब होता है और वो क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनका नेचर कैसा होता है, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में यानी सियारों के बारे में कि वो क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं और उनका क्या मतलब होता है और उनका क्या नेचर होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे नजरों के बारे में यानी एक्सपेक्ट्स के बारे में यानी दृष्टि के बारे में कि उनका क्या मतलब होता है और उनको कैसे पढ़ा जाता है और उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है चार्ट पे। तो ये चार बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये चार बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी की भी कुंडली बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी कुंडली भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाउसेस के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। तो ये जो आपके सामने जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है। इसके अंदर जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं। मतलब कि जो आपका ये पहला जो ट्रायंगल है या डायमंड शेप जिसे आप जो मर्जी कहें, ये आपका हमेशा पहला घर ही रहता है यानी आपका फर्स्ट हाउस ही रहता है। यानी ये आपका पहला घर ही रहेगा। उसके बाद जो उसके बाद सेकंड आएगा उसके बाद वो आपका सेकंड हाउस होगा। उसके बाद आपका थर्ड और उसके बाद ये फोर्थ, फिर फाइव, फिर ये सिक्स, फिर ये सेवन, 8, 9, 10, 11th एंड 12th। नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में कभी भी हाउसेस चेंज नहीं होते। जो साउथ इंडियन चार्ट होता है उसके अंदर हाउसेस जो होते हैं वो ज़ोडिएक साइन के साथ चेंज होते रहते हैं। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर हाउसेस फिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले घर के बारे में यानी फर्स्ट हाउस के बारे में, जिसको लगन या असेंडेंट भी कहते हैं। तो ये आपका जो पहला घर होता है ये हमेशा आपको और आपकी सोच को यानी आपके रुझानात को जाहिर करता है कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर, यानी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते क्या हैं। जो इस हाउस का जो बेसिक जो मतलब है, या आप कह लें कि अगर आप इस हाउस को एक कीवर्ड के अंदर या एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आपका सेकंड हाउस है ये आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए थे कि आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या थी और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यानी आपका बैंक बैलेंस हो गया और उसके बाद आपके असासे हो गए यानी आपके एसेट्स हो गए। उसके बाद आपकी सेविंग्स होगी। ये इन चीज़ों को डील करता है आपका सेकंड हाउस। उसके बाद आपका थर्ड हाउस जो है ये आपकी करेज को जाहिर करता है और आपके बहन भाइयों को जाहिर करता है और उसके साथ साथ आपके शॉर्ट ट्रैवल को भी जाहिर करता है। मैं शॉर्ट ट्रैवल इसके अंदर इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि बेसिकली जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल हालात आते हैं या कोई चैलेंज आता है लाइफ के अंदर तो उसको वो कैसे डील करता है और अपने बहन भाइयों के साथ, खासतौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ उसके हालात यानी उसका रिलेशन कैसा है। उसके बाद आपका जो फोर्थ हाउस है ये वाला घर जो है ये आपकी होम की इन्वायरमेंट को जाहिर करता है कि आपके जो घर है उसकी कंडीशन कैसी है और उसके बाद क्या आपके पास अपनी लाइफ के अंदर अपना जाती मकान बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज़ को जाहिर करता है। और उसके साथ आपके जो मेन चीज़ है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका अपनी मदर के साथ रिलेशन कैसा है और उसके साथ उनकी हेल्थ कैसी है और उनका नेचर कैसा है। और उसके साथ साथ ये एक और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका दिल कैसा है।
तो ये फोर्थ हाउस जो है ये आपका डायरेक्ट दिल को जाहिर करता है कि आपका जो दिल है वो कहाँ पे है। उसके बाद जो आपका फिफ्थ हाउस है ये आपकी इंटेलिजेंस को जाहिर करता है और उसके साथ साथ ये आपके औलाद को यानी आपके बच्चों को भी जाहिर करता है। उसके साथ साथ जो आपका फिफ्थ हाउस है ये आपके क्रिएटिव स्किल्स को भी जाहिर करता है कि आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। उसके बाद जो सिक्स हाउस है ये आपकी जॉब्स को, सर्विस को और आपकी लाइफ के अंदर आने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनको जाहिर करता है। और उसके साथ साथ ये जो घर होता है ये लॉन्स को भी जाहिर करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कर्जा लेंगे या नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ ये आपकी डिजीजेस को यानी आपकी बीमारियों को भी जाहिर करता है। उसके बाद आया था आपका सेवंथ हाउस यानी आपका सातवां घर। ये सातवां घर जो होता है वो आपके फर्स्ट हाउस के टोटली ऑपोजिट होता है। पहला घर जो है वो आप है और जो सातवां घर है वो आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है। यानी ये दोनों जो चीजें आपस में ऑपोजिट होती हैं। इसी जैसे कि मेल और फीमेल आपस में ऑपोजिट हैं, इसी तरह फर्स्ट और सेवंथ हाउस भी आपस में ऑपोजिट हैं। जो फर्स्ट हाउस आप हैं और सेवंथ हाउस जो है वो आपकी बीवी या आपका हस्बैंड है। तो सेवंथ हाउस जो होता है ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को भी जाहिर करता है और उसके साथ साथ आपकी वाइफ के नेचर को या आपके हस्बैंड के नेचर को या उसके प्रोफेशन वगैरह को जाहिर करता है। उसके बाद आ जाता है आपका आठवां घर यानी एट्थ हाउस। ये सडन इवेंट्स को जाहिर करता है, वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्लैनेट की पोजीशन पे। अगर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो जो इवेंट आएंगे वो आपकी लाइफ में अच्छे आएंगे। अगर ये प्लैनेट नेगेटिव बैठा हुआ है तो आपकी लाइफ में जो इवेंट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। उसके साथ साथ जो आपका आठवां घर होता है ये आपके हिडन एनिमीज को भी जाहिर करता है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं ये उसको भी जाहिर करता है। उसके साथ साथ ये जो घर होता है आपका आठवां ये इंसान की जिंदगी को भी जाहिर करता है कि इंसान अपनी लाइफ के अंदर कितना जिएगा। लेकिन हम इस पे ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इंसान अपनी लाइफ के ऊपर कितना जिएगा, क्योंकि ना ही मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीज देखता हूँ ना ही किसी को बताता हूँ। क्योंकि लाइफ आज के दौर के अंदर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद जो आपका नौवां घर है यानी नाइन्थ हाउस है ये आपके यकीन को यानी आपके बिलीफ्स को जाहिर करता है। बिलीफ से मेरा ये मुराद है कि बेशक आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, यानी आपको किसी भी रिलीजन पे यकीन हो या ना हो, यानी आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, ये इसको नौवें घर से पढ़ा जाता है। और उसके साथ साथ ये जो घर है ये आपकी फॉरेन ट्रैवल को भी जाहिर करता है। जो आपका थर्ड हाउस है यानी आपको जो तीसरा घर है ये आपका शॉर्ट ट्रैवल है, यानी आपका विद इन कंट्री को जाहिर करता है। उसके बाद जो नाइन्थ हाउस है ये आपकी फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करता है, यानी लंबे सफर को जाहिर करता है। और इसके साथ साथ ये जो घर है इसको नौवें घर को लक का घर भी पढ़ा जाता है। ये आपकी किस्मत को भी जाहिर करता है कि अपनी लाइफ के अंदर वक्फे वक्फे बाद क्या आपकी किस्मत साथ देगी या आपकी थ्रू आउट लाइफ में आपकी किस्मत साथ देती रहेगी। उसके बाद जो 10th हाउस है ये आपके कैरियर को और आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। ये इस चीज को डील करता है कि आपका जो कैरियर है, बेशक वो बिजनेस हो या जॉब हो, वो कैसा रहेगा और उसका इन्वायरमेंट कैसी होगी। और इसके साथ साथ ये आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है कि उनकी हेल्थ कैसी होगी और उसके साथ उनका पेशा क्या होगा और उनका नेचर कैसा होगा। उसके बाद जो आपका 11th हाउस है ये इस चीज को जाहिर करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना पैसा कमाएंगे, यानी आपकी जितनी जो विशेष और जो डिजायर्स होंगी क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। उसके साथ साथ ये आपके फ्रेंड्स को भी जाहिर करता है, यानी आपके दोस्तों को। और उसके साथ साथ ये आपके बड़े बहन भाइयों को भी जाहिर करता है जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं, यानी उनके साथ आपका ताल्लुक यानी उनके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा लाइफ के अंदर। उसके बाद जो आपका 12th हाउस है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका खर्चा कितना है। और ये इस चीज को भी जाहिर करता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या आपको लॉसेस होंगे या नहीं होंगे। और ये इस चीज को भी जाहिर करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। और ये इस चीज को भी जाहिर करता है कि आपकी लाइफ के अंदर लॉसेस कितने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सामान चोरी हो गया है कि आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जो आपको 12th हाउस के बारे में जो चीजें बताई हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं लेकिन उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं उन चीजों के बारे में भी बात करना शुरू कर दूंगा तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको बोर भी लगेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए और जो बेसिक है वो आप समझ सकें इजीली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।